तब्दीली ये कि सरकार वहां बदलने वाली है, इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस दमदारी के साथ आ सकती है। लेकिन आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। मध्य प्रदेश का अलग अलग भाग, 5 भागों में बांटा हुआ मध्य प्रदेश, और आंकड़े मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों के क्या कुछ कह रहे हैं ये आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं और 66 में कांग्रेस के खाते में मालवा निमाड़ में 32 से 36 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 28 से 32 सीटें, अदर्स 1 से 3। महाकौशल 38 सीटें, जहां 24 से 26 सीटें और बीजेपी को 11 से 13 सीटें, जबकि 0 से 2 सीटें अदर्स के खाते में। महाकौशल 38, जिसमें कांग्रेस 24 से 26, जबकि बुंदेलखंड में आइए तो 26 सीटें, जहां 14 से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के खाते में 0 से 9 सीटें, जबकि 0 से 2 सीटें आती हुई अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में। जबकि ग्वालियर और चंबल 34 सीटें, और काफी ये चर्चित एरिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण और भी ज्यादा चर्चा में, और साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर के कारण भी ये क्षेत्र, ये एरिया चर्चा में रहा। 23 से 25 सीटें यहां आईएनसी यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, और 0 से 7 से 9 सीटें आती हुई बीजेपी, 1 से 3 सीटें अदर्स के खाते में। विंध्य का एरिया 30 सीटें हैं, 11 से 13 विंध्य में कांग्रेस, विंध्य में थोड़ा कांग्रेस पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। 16 से 18 बीजेपी और 0 से 2 सीटें अदर्स के खाते में, जबकि मध्य भोपाल में 36 सीटें, 12 से 14, यहां भी मध्य भोपाल में भी बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो विंध्य और मध्य भोपाल, यहां बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। बाकी क्षेत्रों में चाहे मालवा निमाड़ हो, महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, इन चारों क्षेत्रों में कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और इस आधार पर 230 सीटों में से बीजेपी के खाते में 93 से 107 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 116 से 130 सीटें और 2 से 14 सीटें अदर्स के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनका जो अगर मीन निकालें आप, तो ये आंकड़े आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि 123 सीटें, 123 सीट्स यहां आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को। अब सीधे आना चाहता हूं एक बार फिर से हमारे दोनों प्रमुख साथी जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनके पास। पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, फिर राकेश अचल जी के पास, शकील अख्तर जी भी बने हुए हैं, तमाम साथियों के पास ओपन अंदाज में मध्य प्रदेश के आंकड़े 116 से 130 सीटें कांग्रेस के खाते में। सरकार बनाने के लिए भी मिनिमम 116 सीटें चाहिए, और यहां से लेकर 130 सीटें मीन निकाले तो 123 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक एक क्षेत्र में एक एक सीट पर जाकर उन्होंने बात की। मैं भी थोड़ा बहुत घूमा हूं मध्य प्रदेश में जी। हाँ, आवाज आ रही है राजीव जी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही जी। तो मुझे लग रहा है आपके आंकड़े काफी सटीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने पहले ही कहा था, और मैं दीपक पाचपोर जी की उस बात पर अपनी मोहर लगाना चाहता हूं कि इस बार मतदाता हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कोई अवसर किसी को देगी नहीं, ऑपरेशन लोटस जैसा। मैं तो आज आपके चैनल पर स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ 116 सीटें भी कांग्रेस की आई तो अगले 5 साल तक कोई भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर सकेगा। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में शायद ही किसी राज्य की सरकार को गिराने में कामयाब हो पाए। इसकी 2 वजह हैं। एक तो यद्यपि लोकलाज का उनसे कोई संबंध नहीं है, उनकी पार्टी से लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, उसको वे तिलांजलि दे चुके हैं। जिस तरह कितने सारे राज्यों में सरकारें गिराई गई हैं, उसकी 2 वजह होंगी। एक तो अब उनको ये समझ में आने लगा है कि लोग अब इसे अच्छी नजर से नहीं देख रहे। महाराष्ट्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला होगा, वहां के विधानसभा अध्यक्ष जो भी कुछ कार्रवाई करेंगे उसके बाद वो सरकार भी अस्ताचलगामी होगी। तो आगे चलकर 2 बातें होंगी। एक तो इस बदनामी का डर, किसी सरकार को गिराना। दूसरा, जो लोग दल बदल अब तक करते आए थे उन्होंने मध्य प्रदेश के तजुर्बे को और कर्नाटक को देख लिया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग उपचुनाव में हार गए थे, कई जीते हुओं को टिकट नहीं मिले जो बीजेपी में आए थे सिंधिया के साथ। तो अब इस तरह का जोखिम कोई विधायक भी नहीं उठाएगा कि चंद रुपयों के लिए या अन्य किसी कारण से दल बदल के चलती हुई सरकार को गिराए। एक कारण इसमें और जोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल होगा या कांग्रेस, अब वो इतना चाक चौबंद रहेगी, फायर फाइटिंग की पहले से इतने इंतजाम कर लिए जाएंगे कि शायद
किसी सरकार को गिराना अब मोदी शाह के बस की बात रहेगी नहीं। इन आंकड़ों पर अगर हम लौटें, मैं खास तौर से ग्वालियर चंबल, चूंकि आप सब जानते हैं ग्वालियर चंबल के, हम और अचल जी वहीं से आते हैं, ये आंकड़े मुझे ठीक ठीक प्रतीत होते हैं। और इसका आधार मेरे पास ये है कि सरकार गिराने के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में होते हुए भी पार्टी ने ज्यादा जीत हासिल नहीं की। ग्वालियर जिले की दोनों सीटें उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी, की 2 में से 1 सीट हारी, मुरैना की ज्यादातर सीटें हारी। कुल मिलाकर ये जो भौकाल था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण 2018 में कांग्रेस इतनी सीटें जीती थी, तो अगर उनके कारण जीती थी तो 2020 के उपचुनाव में भी जिता लाते हुए। और आमतौर पर भारत की राजनीति में ये परंपरा रही है कि उपचुनाव उसी पार्टी के लोग जीतते हैं जिस पार्टी की सत्ता उस राज्य में होती है। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी ग्वालियर चंबल में उपचुनाव में नहीं जीत सके। उसके बाद 58 साल बाद मेयर का चुनाव कांग्रेस जीत गई ग्वालियर में, मुरैना का मेयर का चुनाव कांग्रेस जीती, स्थानीय निकायों के बाकी चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। मुझे लगता है ये वे मोटे तौर पर आधार हैं जिससे आपका आंकड़ा मुझे ठीक ठीक प्रतीत होता है। और बीजेपी का अंतर्विरोध, कांग्रेस का सिंधिया मुक्त होकर, महल मुक्त होकर लड़ना कांग्रेस के लिए एक अतिरिक्त सफलता का कारण बन सकता है, जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। बाकी अब 3 दिसंबर को हम देखेंगे सचमुच में कितना जमीनी हकीकत पर ये एग्जिट पोल में बदलते हैं। एक बड़ा रोचक वीडियो राजीव जी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अभी अभी मैंने देखा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। देश के तथाकथित सबसे तेज चैनल के न्यूज रूम में गलती से शूट हुआ कोई वीडियो आ गया है और उसमें राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल और 2 अन्य लोग जो बातचीत कर रहे हैं, वो सचमुच में बहुत चौंकाने वाली है। एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारे रहस्य खोलने वाली है। आप में से कोई भी अभी ट्विटर पर जाकर देख सकता है, अभी अभी 5 मिनट पहले वायरल हुआ है, वो गलती से वायरल हुआ। जी राजीव जी। जी जरा बता दीजिए उसमें है क्या, जरा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा इस कार्यक्रम के बाद तक। अगर क्या कुछ उस वीडियो में है, जरूर अगर आप देखें तो देख चुके हैं तो जरूर बताइए। मैंने अभी डाउनलोड किया है। वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हमारी 60% दांव पर लग जाएगी, इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ 2 लोग कौन है, शायद वो सर्वे एजेंसी के लोग। अगर मैं आप चाहेंगे तो मैं डाउनलोड करके मैं अभी भेज देता हूँ अपने न्यूज वहां पे पीसीआर को। नहीं रहने दीजिए, वो दूसरों का है, थोड़ा सा दूसरों का इसलिए हमें नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों तो रीट्वीट हो गए उसके इतनी देर में, 5 मिनट में। जी जी, शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, आप भी मध्य प्रदेश को बहुत नजदीक से देखे हुए, जरा बताइए इन आंकड़ों को देखकर, 92 से 106 सीटें बीजेपी को और 116 से 130 सीटें कांग्रेस पार्टी को, क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े? और मध्य प्रदेश को लेकर के जितनी बातें होती रहीं, राहुल गांधी जो दावे करते रहे, कितना दम यहां दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, ये जो आंकड़े हैं या एग्जिट पोल हैं, ये सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब है। वहां की जनता जो है, और कहीं की भी जनता हो, विश्वासघात के इस स्तर को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और एक सबसे खतरनाक और खराब बात हुई कि हमारे मीडिया ने इसको बड़ा ग्लोरी किया, गौरवान्वित भी किया ऑपरेशन कमल का नाम देके, कि जैसे अगर किसी के पास सामर्थ्य है, पैसा है, कर सकता है तो वो ऐसा करेगा। और आज की तारीख तक भी हर चैनल पे ये बहस चल रही है कि अगर कांग्रेस की कम सीटें किसी राज्य में आई तो फिर ऑपरेशन कमल हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन कमल होना कोई अच्छी बात है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये एक बहुत ही अनैतिक प्रैक्टिस है, गैर कानूनी प्रैक्टिस है, गलत चीज है, जिसका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोई मीडिया कहे न कहे, जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। और जनता ने इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठीक यही जवाब दिया है कि अगर आप कुछ लोगों को लेके, पैसा लेके, और शायद ये नवंबर का ही महीना था, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में थी, इंदौर में, हम वहीं पे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि 20-20 करोड़ रुपए लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग कांग्रेस को धोखा देके गए हैं। और हमें अच्छी तरह याद है, हमारी रिपोर्टिंग भी है वो उन दिनों की,
कि अब मैं किसी भी कीमत पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस नहीं लूंगा। ये राहुल ने पहली बार किसी एक शख्स के बारे में कहा था। आमतौर पे कोई भी पार्टी ऐसा कहती नहीं है, राजनीति में चला गया आ जाता है। तो जनता में सीधा मैसेज गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतनी बड़ी गद्दारी की थी। जी हां, वहां के लोग इस शब्द को गद्दारी की तरह ही कहा जाता है। धोखा या विश्वासघात जो है, ये हम लोग टीवी चैनलों पे कहते हैं या अखबारी लेखन में लिखते हैं, लेकिन जनता की भाषा में इसको वहां पे गद्दारी कहा जाता है, खासतौर से चंबल के इलाके में। तो जो गद्दारी की थी, और गद्दारी के लिए एक बात कही जाती है वहां पे बड़े साफ तौर पे कि भाई साहब और कछू माफ कर दें, हम गद्दारी को माफ नहीं कर सकते। तो गद्दारी को इस बार जो है वहां की जनता ने माफ नहीं किया है। और जो इसमें आपने अलग अलग जगह के आंकड़े बताए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, खासतौर से मालवा के बारे में, कि मालवा में कांग्रेस लीड करती दिख रही है। मालवा एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा काम है, आरएसएस का सबसे ज्यादा काम है। 1977 में जब बीजेपी ने पहली बार वहां सरकार बनाई थी और 3 मुख्यमंत्री बने थे, 77 से 80 लेकर, तीनों उसी क्षेत्र के थे, कैलाश जोशी, पटवा और सकलेचा। तो वहां पे बहुत गहरी जड़ें हैं। लेकिन इस बार अगर वो टूट रहा है तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छी सीटों के साथ वापसी कर रही है। और उसका कारण एक तो ये जो हमने बताया कि सिंधिया की गद्दारी, और दूसरा ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब वहां पे कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है। पिछले 20 साल और 20 साल से भी और पीछे भी हम चले जाए तो श्यामा चरण शुक्ला का टाइम, 77 जो हारे थे वो, 77 से लेके अभी तक जो है कांग्रेस हमेशा विभाजित रही, कई ग्रुपों में विभाजित रही। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ी और बीजेपी वहां हमेशा एक होकर चुनाव लड़ती थी। ये पहली बार है कि बीजेपी में बुरी तरह विभाजित होकर चुनाव लड़ी। इस बुरी तरह विभाजित होकर चुनाव लड़ी कि किसी को यह नहीं मालूम था कि यह आदमी किसका है और ये किसका नहीं है। कई बड़े नेता जो है वहां पे दूसरी पार्टी के लोगों को जिताने का काम कर रहे थे कि क्यों, क्योंकि अगर ये जीत गया तो शायद मेरे मुख्यमंत्री बनने में यह आदमी बाधा पैदा कर सकता है जी। कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए थे। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि कांग्रेस एक और बीजेपी विभाजित। दूसरा सिंधिया की गद्दारी और जनता को उनका जवाब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा राकेश अचल साहब, आपसे भी समझूं, ये आंकड़े आप देख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ इसका विश्लेषण ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग आंकड़े अलग अलग चैनलों के आ रहे हैं, वो आएंगे, सबके अपने एग्जिट पोल होते हैं। लेकिन यहाँ जो आंकड़े हैं उस आधार पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, 92 से 106 सीटें और कांग्रेस 116 से 130 सीटें। ज़रा आपसे समझूं कि पिछली दफ़ा जो बातें हुई थी, 114 सीटों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाती आती है, फिर 2 सीटों का समर्थन मिल जाता है, सरकार बनाती है, लेकिन 14 महीने में सरकार गिर जाती है। अगर ये स्थिति आज की रहती है जो हम एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं और रिजल्ट भी इसी ढंग से तब्दील हो जाता है, ये एग्जिट पोल उसमें तब्दील हो जाता है, तो क्या 2020 वाली स्थिति निर्मित होते हुए आप देखेंगे? क्या लगता है कि अब उसके बाद सरकार गिराने तोड़ने का काम नहीं हो सकता क्या? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं अभी आपके समानांतर दूसरे चैनल पर सर्वे भी देख रहा हूं और उन चैनल के सर्वेयर्स के मुंह में घी शक्कर डालना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 140 से 162 सीटें दे रहे हैं। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, उनका जीवन सुधर जाएगा, मध्य प्रदेश का तो जो होगा सो होगा। अब सवाल आपका जहां तक आता है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आ ही रही है तो क्या 2020 की पुनरावृत्ति होगी? तो ये पूर्व में हमारे साथियों ने कहा, अभी डॉक्टर पाठक ने भी कहा, तो इसकी अब कोई गुंजाइश मध्य प्रदेश की राजनीति में बची नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग जितना होना था 2020 में हो गया, अब घोड़े बचे नहीं है। अब या तो शुद्ध मैदान में जो रेस करने वाले घोड़े, दौड़ने वाले घोड़े हैं, और या फिर दूसरी घोड़ों की संकट प्रजाति होती है वो अपनी जगह रहेंगे। बिकने के लिए अब बचे हैं सिर्फ जो अदर्स में आपने जोड़ के रखा है, और इनको बिकने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप दंडवत करते हुए, कांग्रेस की सरकार अगर बन रही है तो आप देखेंगे कांग्रेस में दंडवत करते हुए जाएंगे, बिना शर्त समर्थन देते हुए जाएंगे। क्योंकि देश में आपने देखा हो
कि जितने भी ये जो तीसरे हिस्से के जो विधायक चुन के आते हैं, सपा हो, बसपा हो या निर्दलीय हो, इनकी कोई गति नहीं होती, इनकी कोई ताकत नहीं होती है, ये अपनी कीमत वसूलते रहते हैं। एक पाउंड गोश्त आपने शेक्सपियर का पढ़ा होगा, मांगते हैं, नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में अब कोई लोटस ऑपरेशन चलेगा नहीं, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर खरीदना भी चाहे किसी विधायक को, तो अब वो बिकने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि रेट इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं 2020 में कि उससे ज्यादा रेट अब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकती है। लेकिन एक संभावना जरूर बनी रहती है, जिसको मैं बार बार कहता हूं और शायद उस पर हम मित्रों की नजर नहीं आती, कि भारतीय जनता पार्टी येन केन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकार को गिराने के लिए अब ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएगी। अब तक उसने जो राष्ट्रपति शासन का सहारा पिछले 10 साल में नहीं लिया है, वो कोई ना कोई बहाना बना के इसका सहारा लेके 24 का चुनाव उसके सिर पर है, और इससे पहले अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके दोनों हाथों में कुछ आने वाला नहीं है सिवाय हताशा के पराजय के। राजीव जी। जी, हताशा की बात। और सबसे बड़ी बात यही कि जब हम आज एग्जिट पोल दे रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो लोगों को इंतजार अब 3 तारीख का भी होगा। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और उसमें भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। एक बार फिर से उन आंकड़ों को ले आइए जो अलग अलग क्षेत्र के आंकड़े थे, क्षेत्रवार आंकड़े, और थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाएंगे। मालवा निमाड़ 66 सीटें हैं जहां लीड करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, 32 से 36 सीटें, 28 से 32 सीटें बीजेपी, और 1 से 3 सीटें अदर्स के खाते में। महाकौशल में देखिए 38 सीटें हैं जहां 24 से 26 महाकौशल का एरिया। ये भी बीजेपी यहां भी मजबूती के साथ फाइट करती रही है, लेकिन यहां भी पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। 24 से 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 11 से 13 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड जहां 26 सीटें हैं, 14 से 16 यहां भी लीड करते हुए कांग्रेस को हम देख रहे हैं, जबकि बीजेपी 9 से 11 सीटें, और ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं जहां 23 से 25 सीटें आती हुई कांग्रेस पार्टी को, और 7 से 9 सीटें आती हुई बीजेपी को दिख रही हैं। और विंध्य का एरिया यहां 30 सीटें, 11 से 13, जबकि 16 से 18 सीटें विंध्य में कांग्रेस बीजेपी यहां लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य भोपाल में भी बीजेपी लीड करती हुई 36 सीटों में से 21 से 23 सीटें, और जबकि 12 से 14 सीटों पर, यानी 2 एरिया ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी तमाम एरिया में कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और इस प्रकार 92 से 106 सीटें बीजेपी, और कांग्रेस को 116 से 130 सीटें, अदर्स के खाते में 2 से 14 सीटें आ सकती हैं। ये आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर 2023 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 2018 का चुनाव भी वैसा ही था, जहां कांग्रेस सरकार में आ गई थी, बना ली थी, लेकिन उसकी सरकार गिरा दी गई थी। सब कुछ आप जान रहे हैं। वही दौर था जब लॉकडाउन देश में लगने जा रहा था। एक बार जनता कर्फ्यू लगा चुके थे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदली और सरकार गिर गई वहां की मध्य प्रदेश की। क्या इस बार भी अगर इस लेवल की सरकार आती है जहां 116 से 130 सीटें आती हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार फिर से गिरेगी? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब दे रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, और उनके बाद राकेश अचल जी और शकील अख्तर जी। जरा ले आइए फिर से हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पे और चर्चा को आगे बढ़ाएं। तमाम साथी जुड़े हुए हैं। एक बार आमिर अली साहब आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश में काफी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह के चेहरे से शायद लोग काफी इरिटेट भी होने लगे थे होंगे, और गुज़िश्ता की बात जो आई थी कि हुकूमत गिरा के फिर से वापस हुकूमत में आने की जो बीजेपी की चाल थी, वो मैं समझता हूँ कि लोग काफी हद तक उसे भी सीरियस लिए हैं। और व्यापम का स्कैम है, और जो चेंज की जो बात तेलंगाना में जो चीज़ आई थी, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में वो बात है कि 15 साल के बाद लोग ये चाहते हैं कि अब कुछ तब्दीली होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि इन सब अगर एग्जिट पोल्स के ही फिगर्स को हम मान के चलें, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से कौन लेगा? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काफ़ी सरगर्म थे, काफ़ी हद तक अपनी इंतखाबी या इलेक्शनियरिंग में वो काफ़ी मसरूफ़ थे।
अमित शाह भी साथ ही साथ अगर देखेंगे तो तेलंगाना में भी वो काफी दौरा कर चुके थे और तेलंगाना में जीतने की काफी कोशिश किए थे। जी तो सबसे बड़ी बात ये आएगी कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, या जिम्मेदारी अपने सर से हटाकर जेपी नड्डा के सर पे थोप दी जाएगी, ये बात भी एक आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में यकीनन मैं समझता हूं कि लोग काफी बदलाव को लेकर आगे बढ़े हैं और इसीलिए शायद ऐसा हो रहा कि मध्य प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वहां पर भी एक कांग्रेस की सरकार आ जाए। और जी वहाँ मध्य प्रदेश में ये भी हुआ था कि जो कम्युनलिज्म को फरोग देने की कोशिश हुई थी, अज़ान को लेकर वहाँ पे कुछ बात उठी थी और लोग, मैं समझता हूँ कि अब सीरियस पॉलिटिक्स को चाहते हैं, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम के नारे पर या किसी एक आदमी को चेहरे को आगे बढ़ाकर वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब तक होती आई है उससे लोग अब अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और मैं यही बात कहूंगा कि गारंटी वर्सेस भरोसे की बात है या गारंटी वर्सेस कम्युनलिज्म की बात है, तो गारंटी को लेकर लोग काफी सीरियस हो रहे हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में भी ये जो बदलाव फिर से रिपीट जो हो रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि ये वही चीज है, रिपीट की जो बात है या चेंज, वोट फॉर चेंज की जो बात है वो आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चेंज, वोट फॉर चेंज की बात आ गई है। तेलंगाना में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम थोड़ी देर बाद तेलंगाना पहुंचेंगे और वहां भी समझेंगे कि वहां किसकी सरकार आने जा रही है। क्या बीआरएस की सरकार तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाएगी या वहां कांग्रेस दमदारी के साथ सरकार में आएगी, ये अब तक हम कुछ ही पल में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत टंडन जी, आपसे समझो, मध्य प्रदेश आप भी गए थे और आपके हिसाब से भी पहले आप कहते रहे कि वहां तो लहर है शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ, क्या, और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या आपको आंकड़े और जो लहर आप कह रहे थे उसमें जो कोई फर्क नजर आ रहा है या कुछ सब कुछ उसी दिशा में जैसा आप देख के आए हैं? और कान धोखा नहीं देते जी, और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और लहर है। दूसरी बात, इसके बावजूद कि एक बड़ा मीडिया हाउस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी उनको दे रहा है, उस मीडिया हाउस के कुछ लोगों का एक वीडियो भी लीक हो गया है कहीं सोशल मीडिया पे, जो मैंने सुना। अगर वो वीडियो सही है तो उनकी पूरी चैनल की और अब तक की पूरी उनकी साख की जो है वो मिट्टी पलीत हो सकती है, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेंगे। मैं इस पे बहुत बात नहीं करना चाहता दूसरे मीडिया हाउस पे, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आपने तो यहाँ बहुत संघर्ष दिखाया है, 92, 106 बीजेपी और 116, 130, मुझे लगता है ये फासला ज्यादा होगा। दूसरी बात, जो बात हो रही थी ऑपरेशन लोटस, जब मैं वहां घूम रहा था तो बहुत से लोगों का राय ये थी कि हम इसलिए सरकार बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे क्योंकि उन्होंने चोरी से सरकार बनाई। तो ये मैंडेट चुराने वाला जो अभी शायद राकेश त्रिपाठी कह रहे थे या राकेश अचल जी कह रहे थे कि अब कोई बीजेपी हिम्मत नहीं करेगी 116 भी अगर बीजेपी कांग्रेस की आती है कि सरकार को हिला पाए, क्योंकि लोग बुरी तरह पनिश करेंगे। दूसरी बात कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने सिंधिया जी के बारे में बहुत स्पष्ट राय इस चुनाव प्रचार के दौरान कर दी है, और ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी जब बीजेपी में थे, ज्योतिराज सिंधिया, तब भी उतनी सीटें आई थी और इस सर्वे में भी आपके लगभग उतनी सीटें दिखाई दे रही हैं जी, यानी उनके इधर से उधर जाने कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये उनकी भविष्य की राजनीति पे भी सवाल खड़े करेगा और बीजेपी इस मामले में बहुत निर्दयता से जो है वो व्यवहार करती है, जैसे अपने इस्टेब्लिश नेताओं के साथ। तो सिंधिया जी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी अगर ये रिजल्ट 3 तारीख को ऐसे ही आते हैं तो।
राजीव जी। जी जी बिल्कुल, अगर 3 तारीख को रिजल्ट आते हैं ऐसे ही, अगर जैसा एग्जिट पोल है ऐसे ही आते हैं, तो सिंधिया जी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जरा आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। कैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों को, और जो भी आप भी बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं 5 राज्यों पे, जरा आपका विश्लेषण इस पे। जी, मध्य प्रदेश के जो आंकड़े आपने दिखाए हैं, कमोबेश इन आंकड़ों में आगे पीछे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस कंफर्टेबल मेजॉरिटी से वहां सरकार बनाएगी। सीट कितनी रहती है कितनी नहीं रहती है वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी पिछली बार से वो बेहतर करेगी। ऐसा सारे सर्वे रिपोर्ट्स में भी आया है और आप भी दिखा रहे हैं, बहुत लोग दिखा रहे हैं। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस की चर्चा चल रही है, तो मैं राकेश जी से, दोनों राकेश जी से और प्रशांत जी से सहमत हूं कि ऑपरेशन लोटस की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में भी जो ऑपरेशन लोटस हुआ था वो तब हुआ था जब सिंधिया अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इस कारण उनके मन में यह था कि वो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता थे भी कांग्रेस में तब। ये बात अलग है कि वो स्टेटस आके उनका बीजेपी में नहीं रहा, उस कारण वो गए। दूसरे जो आपने ग्वालियर चंबल के परिणाम दिखाए हैं, और जैसा कि अखबारों में भी आया है, वो अपनी पकड़ अपने इलाके में ही खो रहे हैं। तो जब कोई नेता अपना जनाधार अपने इलाके में ही खोने लगता है तो उसकी कोई उपयोगिता उसकी अपनी पार्टी में भी नहीं रहती है, और यहाँ तो वो अपनी पार्टी में भी नहीं है, वो दूसरे की पार्टी में गए हुए। तो बीजेपी का एक मकसद था कमलनाथ जी की सरकार को अपदस्थ करने का, उसके लिए इनका सहारा मिला और उन्होंने ऑपरेशन लोटस पूरा कर लिया। दूसरी चीज, मैं आपको जरा हरियाणा और हिमाचल और कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में भी, रिजल्ट्स के बारे में भी आपको बता दूं कि उन जगहों पर भी जहां पर ऑपरेशन लोटस किया गया था, मतलब कर्नाटक में, हरियाणा में तो नहीं, हिमाचल में नहीं, उन जगहों पर भी इतना अच्छा मैंडेट जनता ने दिया है कांग्रेस को, अब ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश वहां भी नहीं है। तीसरी चीज, ऑपरेशन लोटस के लिए जिस तरह का मोदी जी को चाहिए ताकत, कि पार्टी में एब्सोल्यूट ताकत उनकी हो, वो बिल्कुल वहां के सबसे बड़े नेता और अनडिस्प्यूटेड नेता बन के उभरे। अब उनके डिस्प्यूट पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। आरएसएस ने तो पहले ही कह दिया कि मोदी का चेहरा वोट खींचू नहीं रहा, और ये 5 चुनाव उनके इसी आरएसएस के इसी बयान को, जो उन्होंने बहुत पहले कहा था, और मुहर लगाएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट होगी, उस सुगबुगाहट से पहले निपटने में वो लग जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले वो ऐसा कोई करतब करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस के बाद, सरकारें टूटने के बाद जो लोग गए हैं उधर, न तो उनके महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी है, न तो उनके मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी है, और कहीं नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अब कोई विधायक इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि वहां क्यों जाए। जहां है वो वही रहना चाहेगा, वही बेहतर लेना चाहेगा, चाहे वो बार्गेन करे, चाहे वहां पांव जोड़े, चाहे जैसे करे, लेकिन अब ऑपरेशन लोटस नहीं जाएगा। और अंतिम बात, कि जिस ईडी के सहारे ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है, वह ईडी बुरी तरह से आक्षेपों के घेरे में आ गई है। उसका हर एक्शन अब लोगों के रडार पर है, लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक एक चीज पर अदालतों में याचिकाएं दायर हो रही हैं, अदालत में इनकी बात हो रही है, और वह ईडी भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, वो किसी राजनीतिक पार्टी की तरह से इतना ज्यादा आगे जाके आगे आएगी कि वो बिल्कुल ब्लैटेंट करने लगेगी। संभव नहीं ऐसा है, मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस होगा। बहरहाल फिलहाल जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये हम सब की उसी आशा को बता रहा है, पूर्ण बता रहा है, ये चीजें बेहतर होंगी। अब आगे क्या होगा वो उस बहस का भी उत्तर यही हर बार की तरह से है कि 3 तारीख को जब आप दिखाएंगे, जब आप साथ रहेंगे, तो खुद ही देखेंगे, और तब आप सब लोग जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश? नहीं, मुझे लगता है कि स्पष्ट सरकार बन रही है, और हम लोग जो बता रहे हैं आंकड़े, वो भी ये बता रहे हैं कि स्पष्ट सरकार कांग्रेस की वहां बन रही है। और मुझे लगता है कि हो सकता है और चीजें ठीक ठाक हो जाए, और जिस तरीके से हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं उसको देखते हैं कि हम लोगों ने भी बहुत हाथ रोक की, जैसे कहा था, वो सब चीजें तैयार की हैं ताकि कल को कुछ दूसरी बातें ना होने, इसको देखते हुए। लेकिन जो चीजें वहां राजीव जी हैं, मुझे लगता है कि वहां 2-3 जो है बड़ी गलतियां भारतीय जनता पार्टी से, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। एक तो आपने पहले जैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया, बाद में आपने नाम भी ले लिया।
फिर आपने जो थे वो अपने साथ साथ सांसद और मंत्री जो थे वो सब उतार दिए, ये बताने के लिए कि ये सब भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। फिर आप सिंधिया जी क्या गए और आपने वहां जाके बताया उनकी जो है वो गुजरात में क्या वो ससुराल है, वो दामाद मालूम पड़ते हैं, और उन दामाद साहब को आपने चुनाव नहीं लड़ाया। तो यानी आपने संदेश दे दिया कि सिंधिया जी जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल नहीं है। तो ये भी आप वहां कराए, यानी जिसको आप लेकर के आए थे और जो आप संदेश देना चाहते थे वो आपके संदेश सारे थे वो गड्ढमड्ढ एक तरीके से हो गए। तो सिंधिया के खिलाफ जो नाराजगी थी वो तो बनी ही रही, और सिंधिया जो थोड़ा बहुत काम कर भी पाते, मुझे लगता है वो काम इसलिए और नहीं हो पाया कि ये संदेश चला गया कि सिंधिया जी जो है वो इस दौड़ में शामिल नहीं है, मोदी जी ने निकाल के बाहर कर दिया है। तो सिंधिया जी को आपने ऐसे बर्फ में लगा दिया, शिवराज सिंह को आपने वैसे बर्फ में लगा दिया, आपने उनको तीसरी सूची में लेकर के नाम दिया। तो ये सारी गलतियां वहां जो एक तरीके से मुझे लगता है हुई है। हालांकि ये जो मैंने पहले भी कहा था कि वहां जो है चुनाव होने के बाद जो है काफी ज्यादा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस काम होने के बावजूद राजीव जी मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस जो है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार एक तरीके से बना रही है। एक बात राजीव जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, राजस्थान को लेकर के उसमें मौका नहीं मिला, उसको बीच में कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान को लेकर के असल में हमारा जो यूट्यूबर्स का ग्रुप था उसने भी बहुत ज्यादा ऐसी भ्रांतियां फैलाने की आखिर में कोशिशें की, सचिन पायलट को लेकर के, गुर्जर वोटों को लेकर के, और अभी भी जो है वो उस तरह की भ्रांतियां कुछ फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुझे लगता है उस तरह की भ्रांतियां थी नहीं, जिस तरीके की भ्रांतियां जो थी वो उस तरीके से फैलाई गई, जो समझे जा रहे थे कि ये किसी और की तरफ से काम करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान में भी जो गलतियां हैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है ठीक वही गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो दोहराई है। और ये कुल मिलाकर किस रणनीति के तहत किया गया है राजीव जी, 3 दिसंबर के बाद जो है वो स्पष्ट होगा रणनीति के तहत किया गया है या वास्तव में कोई चूक जो है वो हुई है कुल मिलाकर के। अब जहां तक ऑपरेशन लोटस की सवाल है, मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो किसी हाल में संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो कहा जाता है वो लाठी लेकर के तैयार बैठी है, वो जनता तैयार बैठी है कि जिसने भी गड़बड़ करी तो उसके साथ वो 2024 में अच्छा हिसाब किताब चुकता कर लेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 2024 खराब करने के लिए जो है मध्य प्रदेश में या कहीं और जो कोई इसने ऑपरेशन लोटस अपना चलाएगा, क्योंकि अब अगर कहीं ऑपरेशन आया तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन जो है वो 2024 में जबरदस्त तरीके से होगा। तो इसलिए जो इस तरह की कोई संभावनाएं मुझको नजर नहीं आती हैं, लेकिन आशंकाएं हैं वो व्यक्त की जाती हैं, तो आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं, सबको करनी चाहिए, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जनता जिस तरीके का मैंडेट दे रही है, मुझे लगता है कि वो सब ठीक ठाक जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार भी बनने जा रही है। जी, एक जल्दी से एक कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे भी मध्य प्रदेश को लेकर लेना चाहता हूं, फिर सीधे आएंगे हम तेलंगाना के आंकड़े भी हम तक आ चुके हैं, तेलंगाना के आंकड़े आप तक पेश करेंगे। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, देश में ही ऑपरेशन लोटस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके इतिहास में बात जुड़ी है, हाल के इतिहास में। वरना छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए कि मान लीजिए उनके आंकड़ों को देखें कि उन्हें अपना बहुमत पाने के लिए कितने विधायक खरीदने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं। अगर उसे ऑपरेशन लोटस चलाना है, पैसा फेंकना है, तो थोड़ा बहुत उसको छत्तीसगढ़ में भी फेंक सकते हैं, राजस्थान में भी फेंक सकते हैं, मिजोरम में तो कांग्रेस के विधायकों को छोड़ के सबको खरीद सकती है। लेकिन हम मध्य प्रदेश को लेकर ज्यादा आशंकित इसलिए है क्योंकि ऐसा वहां पर हो चुका है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आशंका इससे निर्मूल सिद्ध होगी, क्योंकि अब ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ रही है वो ठीक है, लेकिन सही मायनों में जनता ही सामने आ गई है। जनता जो है 3 चीजों को खत्म कर रही है। पहला ऑपरेशन लोटस, जिसके बारे में हमने काफी बात कर ली कि अब वो कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती। दूसरी बात, जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी लोगों ने समझ लिया है कि ये बहुत ही एक अलोकतांत्रिक किस्म का ही नारा है। और उन्होंने ये भी देख लिया कि पिछले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कांग्रेस ही उनके सुख दुख में सामने आई है। कोरोना के समय कौन सी पार्टी ने सड़क पर उतर कर मदद की, तो उसमें वी श्रीनिवास जैसा आदमी था। इस तरीके से उन्होंने देख लिया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में संजय शुक्ला जो थे, उन्होंने कोरोना में घर घर में दवाइयां ऐसी पहुंचाई, लोगों को बचाया कि आज वहां विजय वर्गीय जैसा व्यक्ति जो है वो भी हार की कगार पे है। और तीसरा जो नारा जो है, जिसको पूरी के पूरी तरीके से जनता जो है वो ध्वस्त करने पे तुली है भारतीय जनता पार्टी का, वो है डबल इंजन की सरकार। क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान सबको पता चल गया है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहीं पर जनता की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। क्योंकि आप किसी भी तरीके की शिकायतों की बात ही नहीं कर सकते, ना आपका राज्य सुनेगा ना आपकी केंद्र में सुनेगी। तो लोगों को अब ये भी महसूस होने लगा है कि भाई जहां जहां कम से कम विपक्ष की सरकार है वहां तो आप अपनी बात कर सकते हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि जो सुविधाएं जो है गैर भाजपाई राज्यों में मिल रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में नहीं मिल रही है।
तो लोग इन तीनों नारों से ऊब चुके हैं और मुझे लगता है कि जनता जो है वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे सीधे लड़ाई लड़ रही है। निमित्त जो है वो कांग्रेस है।